हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद नीलम कुमारी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा छठी का पाठ 2, जिसका नाम है बचपन। बचपन तो सबकी लाइफ में आता है ना। ज़िंदगी में हर एक बार बचपन तो ज़रूर आता है। ये जो हमारा पाठ है वो कृष्णा सोबती का है। ये जो पाठ नहीं है, ये हमारा संस्मरण है तो हमारा पाठ, मगर ये कृष्णा सोबती का संस्मरण है। संस्मरण क्या होती है? यादें जो बचपन में संजोकर रखी जाती हैं, वो होते हैं हमारा संस्मरण। इस पाठ के माध्यम से, बचपन पाठ के माध्यम से कृष्णा सोबती ने अपनी यादों को दर्शाया है कि किस प्रकार बचपन में वो क्या करती थी। चलो इस संस्मरण को पढ़ते हैं हम, कृष्णा सोबती के संस्मरण को। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। कौन बोल रहा है? ये कृष्णा सोबती। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी से भी बड़ी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी से भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। कृष्णा सोबती क्या बोल रही है कि मैं इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, कि उतनी आपकी दादी नानी की मैं उम्र की हूँ, आपकी बुआ मौसी की एज की हूँ, उनसे भी बड़ी हूँ। आपकी दादी हो सकती हूँ, नानी हो सकती हूँ, आपकी बुआ और जो मौसी हैं उनसे बड़ी हूँ। और मुझे सभी परिवार के जो सदस्य हैं क्या कह के पुकारते हैं? जीजी। क्यों? क्योंकि वो सबसे परिवार में बड़ी हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। कृष्णा सोबती क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को सयाना महसूस कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ अपने आप को सयाना? क्यों महसूस करी थी? क्योंकि वो पिछली शताब्दी में, जैसे हम 2000 में हुए ना पैदा, वो क्या थे? वो पिछली शताब्दी में 1900 में 1900 कुछ ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। वो 100 साल, शताब्दी का अर्थ होता है 100 साल। पिछले कुछ सालों में, पिछली शताब्दी में पैदा हुए थे, इसलिए वो अपने आप को बोल रहे थे कि मैं सयानी हूँ। आप 2000 में सन पैदा हुए हो और मैं 1900 शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। नीला, जामुनी, ग्रे, चॉकलेटी, काला। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। पहले तो मैं रंगीन रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, लेकिन जो अब है, अब मेरा मन नहीं करता है रंग बिरंगे कपड़े पहनने में, सफ़ेद पहनने में करता है। क्यों? क्योंकि वो उन्हें अब शौक नहीं रहा गहरे कपड़े पहनने का। गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। पहले जब मैं बचपन में थी, छोटी थी, तो क्या पहनती थी? फ्रॉक पहनती थी, निकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, खुले खुले और चूड़ीदार। और अब क्या पहनती हूँ मैं? अब पहनती हूँ मैं घेरेदार और चूड़ीदार। ठीक है, चूड़ीदार पजामा और घेरेदार कुर्ता पहनती हूँ। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर गोल कफ बना हुआ। पहले पहले ज़माने में पहनते थे, गोल कफ वाली वो बाजू में बनाया करते थे, गोल गोल आकार की थी वो। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक। एक हमें मेरा चुन्नटों, जिसकी चुन्नटें पड़ी होती हैं, तो उसी उसी तरह का एक घेरे वाला काफ़ी खुला फ्रॉक था। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल लगी थी और उस फ्रॉक में नीचे नीचे की तरफ से फ्रिल लगी हुई थी गुलाबी रंग की। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। जब मैं बचपन में छोटी थी, तब उन दिनों क्या करते थे? जेब में लोग रुमाल रखते थे और बालों में क्या करते थे? रंग बिरंगे रिबन लगाते थे, लाल, नीला, पीला, रंग बिरंगे रिबन लगाते थे। उस जमाने में रिबन का चलन था, अर्थात उसका ही फैशन था। लेमन कलर का बड़ा प्लेटो वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टंकी थी। 2 ट्यूनिट भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। वो क्या बोल रही थी कि क्या क्या याद है उसको? बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक भी याद है, और नीचे उसके क्या लगी थी? फर टंकी थी, और 2 ट्यूनिक
भी यादें हैं। जो एक चॉकलेट रंग की थी और जो अंदर से कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे तथा उसके साथ कैसी थी वो, उसकी कोटी सफ़ेद थी। अगले पेज की तरफ पढ़ते हैं। हमारा दूसरा पेज है, मुझे अपने मोजों और स्कार्टिंग भी याद है। कि वो बोली मोजे क्या होती हैं, जराबें, कि मुझे अपनी मोजे और अपनी जो मेरी स्कार्टिंग क्या होती बेटा, पजामे, ठीक है। मुझे अपनी जराबें और पजामे भी याद हैं कि किस तरह के मैं अपनी जुराबें और पजामे पहनती थी। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे और नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी, क्योंकि हम अपना काम, अपनी मोजे हो गई, स्कार्टिंग हो गई, ये हम लोग खुद ही धोया करते थे। अपने जो घर की नौकरानी या नौकर होते उनसे नहीं धुलवाते थे। ये हमारे घर के बड़े, जो हमारे परिवार के सदस्य थे, उन्होंने बोला था कि आपको अपना काम खुद करना है। बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। बच्चे बड़े खुश होकर सुबह सुबह उठते और अपने इतवार की सुबह में शुरू हो जाते। साबुन लगा के कपड़ों को घिसना, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। क्या करते बच्चे, जो सुबह सुबह कपड़े धोते, फिर अपने जूते पॉलिश करते, ब्रश रगड़ रगड़ के पॉलिश अपने जूतों में चमक उभारते। सर भर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। जबकि वो क्या बोली लेखिका, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि लेकिन अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था, क्योंकि वो जूते जब हमारे टाइम में क्या था, वो लेखिका बोलती है उस टाइम क्या था, जूते जो थे वो थोड़े सख्त किस्म के थे। आजकल तो उसमें फोम रेगज़ीन वगैरह लगाई जाती है, उस ज़माने में कुछ नहीं था। वो थोड़े टाइट सख्त किस्म के जूते होते थे और उनको जब पहनते थे उसके साथ ही वो क्या करते थे, उनके छालों का पता, जूते ले लिए तो अब छाले भी पड़ेंगे, तो उनका इलाज भी शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। वो क्या बोलती, जब हम कहीं सैर करने निकलते, जूते नए शूज़ पहन के, तो हम क्या करते, अपने पास कॉटन जरूर रख लेते। अगर जूता पाँव में लगा, अर्थात जूते के कारण पाँव में तकलीफ़ हुई, तो हम क्या करते थे, उसमें पाँव में छाले पड़ जाते तो हम उसको, रुई को अपने जूते में डाल देते थे। लेकिन आजकल लेखिका बोल रही है, आजकल तो काफ़ी फ़र्क आ गया है हमारे बचपन में और आज के बचपन में काफ़ी फ़र्क है। हर शनिवार को हम अपना ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। क्या करना पड़ता था, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल को इनको शनिवार को पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिश्चर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। गंध क्या होती है, इसकी बदबू, सुगंध, ठीक है, इसकी बदबू आने लगती शनिश्चरवार को, क्योंकि सुबह को उनको पीना पड़ना था। छोटे शीशे के गिलास, जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। छोटे छोटे शीशे के गिलास, जिन पर ठीक खुराक के निशान लगे पड़ते रहते, कि हमें अब इतनी, कांच के गिलास में दिखता है ना कि आपको आधा गिलास मिलेगा तो ये पीना है, मगर जैसे उसको हम बाहर से देखते कि ये हमारे लिए डाल दिया है इन्होंने ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, तो उनका मितली आने लगती, अर्थात उनको मन खराब होने लगता, उल्टी आने लगती उसको देखते ही, गिलास को देखते ही। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। जो हमें वो दवा देते थे ना शनिवार वाली, अगर हम उसको नहीं भी पीते तब भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी थी, हमारी सेहत ठीक ही रहनी थी। अगर मामा पापा जब पिला दें तो फिर पीना ही पड़ते, उनकी बात तो माननी ही पड़ती है। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। मैं बता रही हूँ, कौन बता रही है, कृष्णा सोबती बोल रही है कि हमारे और तुम्हारे ज़माने में कितनी समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की मुझे जो दिलचस्पी होगी, कोई शौक़ होना, हम मेरे शौक़ में और आज के ज़माने के बच्चों के शौक़ में काफ़ी अंतर आ गया है।
याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। उन दिनों कुछ ही घरों में क्या थे, ग्रामोफोन, जिसको हम लैंडलाइन फ़ोन बोलते हैं ना, वो कुछ ही घरों में होते थे। कि जो कृष्णा सोबती का जो समय था, उस समय में कुछ ही घरों में लैंडलाइन फ़ोन थे और रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। ना तो रेडियो था और ना ही टेलीविज़न था। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। जो हम बचपन में कुल्फ़ी खाते थे, वो बर्फ़ की कुल्फ़ी, जिसमें बर्फ़ होती थी खूब सारी और थोड़ा सा उसमें डाल दिया जाता था जूस, तो वो बर्फ़ की कुल्फ़ी। और जो वो बर्फ़ की कुल्फ़ी अब क्या बन गई है, आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया। जो कचौड़ी थे, वो कचौड़ी जो समोसे थे, वो अब पैटीज में बदल गए, शहतूत और वालसे और खसखस के शरबत, कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। उस ज़माने में हमें कोक नहीं मिलती थी। एक पीने के लिए जूस टाइप था, तरल पदार्थ था, जो उसका नाम था लेमनेड विमटो। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविकोस रेस्ता की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। किसकी? शिमला और नई दिल्ली में जो बढ़ रहे बच्चे थे, बच्चों को किस चीज़ के लिए उनको मज़ा आता था कि वेगर्स और डेविडो इस तरह की चॉकलेट और पेस्ट्री खाने में काफ़ी मज़ा आता था। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी कि शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड ले आएं। हम भाई बहनों को बोला जाता था। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते कि जो वहाँ से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। वो बोलती थी कृष्णा सोबती, हमारा जो घर था मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। कृष्णा सोबती का घर जो ज़्यादा दूर नहीं था, वो मॉल के पास ही था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरिजा मैदान पहुंच जाते, वहाँ से उतराई उतरते और माल पर, वहाँ से जब थोड़ा सा उतरते, सीढ़ियाँ उतरते, तो क्या पहुँच जाते, अपने मॉल पर पहुँच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर जाकर तरह तरह की चॉकलेट पेस्ट्री लेकर वो खुशबू उनकी ले लेते थे, मन भावनी, जो मन को अच्छी लगने वाली खुशबू लेते थे। मगर खाते नहीं थे, सिर्फ खुशबू ही लेते थे। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा लेकर खाती। वो क्या करती थी, वहाँ से चॉकलेट तो खरीदती थी कृष्णा सोबती, मगर खाती नहीं थी। उनको खड़े खड़े खाने में मज़ा नहीं आता था। वो घर में बैठ के बिस्तर में आराम से बैठ के मज़ा लेकर खाते थे। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। अब कृष्णा सोबती बोल रहे हैं कि शिमला के जो काफल हो गए पर्वत पहाड़, ठीक है। शिमला के जो काफल है बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल और गुलाबी, रस भरी कसमल। ये जो खट्टे मीठे थे, कसमल बर्फ़ी होती है, खट्टे मीठे कुछ लाल गुलाबी, और कसमल एक फल ही होगा, एक बर्फ़ी है, बर्फ़ी टाइप होती है कुछ मिठाई। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट और एक और गजब की चीज़। चेस्टनट क्या होती? मूंगफली को आग पर भूनकर और फिर उसके छिलके उतार के मुंह में खाने का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता था। ये कृष्णा सोबती अपने बारे में बता रहे, अपने संस्मरण के बारे में बता रहे कि मुझे ये सब चीज़ें सब याद हैं, किस तरह से हम मूंगफली को भूनते थे और उसके छिलके उतार के मुंह में डालते थे। चने जोर गरम और अनारदान का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी और अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। वो बोलती थी जो पुराने कागज़ों में जो एक पुड़िया बनाई जाती, कागज़ों की पुड़िया बनाई जाती, और पुड़िया में क्या डाला जाता था? चने हुआ करते थे, उनको वो खाते थे। और उस समय चने पर ही एक कोई फिल्मी गाना था, चना जोर गरम, ठीक है। और उस गाने को सब बच्चे स्कूल में गाया करते थे।
कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। बिल्कुल ही मज़े मज़े ले लेकर चना खाते और साथ में कदम आस्ता आस्ता कदम हल्के हल्के कदम रख के वो चलते जाते। छुटपन पे हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए थे। जब हम छोटे थे, बचपन में थे, हमने शिमला के वो रिज पर बहुत ही मज़े लिए थे, बहुत ही आनंद लिया था। घोड़ों की सवारी की थी। शिमला के हर बच्चों को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। घोड़ों की सवारी करना, ठंडी ठंडी जगह पे घूमना, ये कहाँ किसको मिलता है? शिमला के बच्चों को तो मज़ा ही मज़ा है। वहाँ पे तो हर प्रकार से उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते हैं। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात फिर कभी। वो क्या बोलता है कि हम लोग घोड़ों पर उनको कुछ गलत ही समझते हैं कि घोड़े क्या, इन पे हम लोग बैठते हैं, उन पर हम हंसते हैं, मगर कुछ घोड़े इतने अच्छे हैं। मेरे ननिहाल के घोड़े इतने अच्छे और हष्ट पुष्ट हैं, उनकी बात तो क्या बात है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। क्या होता कि शाम को क्या होता, चर्च, घर के पास चर्च होगी, चर्च पे वो क्या रंग बिरंगे गुब्बारे थे और जाखू का पहाड़, एक बहुत सामने बहुत बड़ा एक पहाड़ था, ऊंचा सा चर्च था। चर्च में जब घंटियां बजती तो दूर दूर तक घंटियों की आवाज़ पहुंचती। और क्या होता, संगीत से प्रभु यीशु जो स्वयं कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सामने आकाश पर सूर्य अस्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों में चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पाइप की भीड़ से उभरता कोलाहल। क्या था कि वो प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं, कि ऐसा लगता था कि चर्च में प्रभु यीशु जो हैं कुछ कह रहे हैं। वो इतना पवित्र लगता था, इतना सच्चा लगता था। और सामने क्या था, चर्च के सामने क्या था? आकाश था। आकाश में ऐसा लग रहा है सूर्य अस्त हो रहा है, वो जा रहा है, डूब रहा है, और सुनहरी आसमान पर सुनहरी सुनहरी धारियां हैं और दूर दूर फैले पहाड़ के मुखड़े गहराने लगे हैं। आकाश जब अंधेरा होता है तो तब काले काले बादल, काली काली घटा छा जाती ना, उस तरह के बत्तियां जो हैं वो बंद होने लगी हैं। कुछ घरों की बत्तियां बंद होने लगी हैं और दुकानों की चमक भी, अभी क्या कहना, दुकानों की चमक भी थी। और रात को तो वैसे भी बहुत सारी दुकानों की चमक रहती है। सर्वर स्कैंडल पाइप के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती। सर्वर स्कैंडल एक जगह का नाम था, एक चीज़ थी, वहाँ जगह थी, उसके सामने एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। सर्वर स्कैंडल पाइप के क्या था, सामने एक दुकान हुआ करती थी और उस दुकान में क्या था, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। उसका शोरूम कैसा, किस तरह का था, उसमें एक मॉडल बना था। वो कैसा मॉडल था? शिमला कालका ट्रेन का। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डब्बों वाली ट्रेन, वो उसका मॉडल कैसा था, उस शोरूम का मॉडल कैसा था, जैसे पटरियों पर छोटे छोटे डब्बे, ट्रेन के डब्बे हों। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और दूसरी ओर सामने क्या था, सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर दूर पर बनी सुरंगें। वो इस तरह की मॉल बनाया हुआ था, इस तरह का शोरूम बनाया हुआ था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा था, पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज गति लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ ही एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे अभी कभी नहीं भूलती। यह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था।
वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। पिछली सदी में वो क्या बता रहे हैं, इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं कि पिछली सदी में तेज़ रफ्तार में तेज़ चलने वाली गाड़ी वही थी। कौन सी? जो ट्रेन वो बता रहे थे ना, वो वही गाड़ी थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते थे, कभी कभी मिलते थे हवाई जहाज़ देखने के लिए। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, हवाई जहाज़ की आवाज़ आती या ट्रेन की आती, तो लोग क्या करते थे, दौड़ते हुए उसको देखने आ जाते थे। यह देखो ये कितनी स्पीड से चलने लगती है ये गाड़ी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ ही एक ऐसी दुकान है जो कभी भूलती नहीं। वो मॉडल वाली ट्रेन थी ना, जो वही गाड़ी। यह वही दुकान थी जिसका पहला चश्मा, जहाँ मेरा पहला चश्मा बनाया था। उसी दुकान में, उसी मॉडल वाली दुकान में इसने, कृष्णा सोबती ने अपना चश्मा भी बनाया था। और वहाँ के डॉक्टर कौन थे? अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। तो छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। सभी बोलते थे जब मैं शुरू में चश्मा पहनने लगी। कौन बोल रहा है? ये कृष्णा सोबती कि जब मैं शुरू में चश्मा पहनने लगी तो सभी मुझे घूर घूर के देखने लगे कि आंखों में तकलीफ है, कुछ पूछने लगे, बार बार पूछते। तो डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि आपको कुछ देर ही पहनना चश्मा, फिर आप उतार सकती हो। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था कि लेकिन उतर जाएगा, लेकिन चश्मा जो मेरा था वो नहीं उतरा। लेकिन मेरा जो आंख का नंबर है, वो भी, चश्मे का नंबर है, वो भी कम होता रहा। मैं अपने आप को इसकी जिम्मेवार हूँ, मैं अपने आप ही इसकी जिम्मेवार हूँ। किस प्रकार? जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात के टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा कि हम दिन को रोशनी छोड़ के रात में, जब रात होती है तो टेबल लैंप लगा के पढ़ना शुरू कर देते, कुछ भी स्टडी करना शुरू कर देते हैं, तो आंखों की रोशनी तो जाएगी ही। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया है ताकि सूझे दूर की। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, कि आंख में चश्मा लगा के ऐसे लग रही है जैसे ये अब कैसी शक्ल बन गई है, लंगूर की शक्ल। कौन, किसने छेड़ा था? उसके ही कृष्णा सोबती के चचेरे भाई ने छेड़ा था उनको। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। उसको गुस्सा भी आया खींच कर, अर्थात गुस्से से वो बोलने लगी कि मुझ पे क्यों दोहराया जाएगा कि ये कोई ये, मगर पर शेर बुरा ना लगा। मगर शेर जो था, जो तूने बोला है वो बड़ा अच्छा है, वो तो ठीक है, मगर मुझे क्यों बार बार जताया जा रहा है कि आपने चश्मा पहनना है, आप इस तरह की लग रहे हो। अब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। वो डाउट में पड़ गई कृष्णा सोबती की कि मुझे देख के उसने ये शेर बोला है, क्यों बोला होगा, सच में ऐसा है क्या? मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतार कर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा। क्या घुल मिल गया? चश्मा। तब तो काफ़ी हंसी ठिठोले करते थे सब लोग मेरे चश्मे को देखकर, मगर अब क्या है, अब जैसे जैसी एज बढ़ती गई है और उनका चश्मा भी उनके साथ ही घुल मिल गया, अब अच्छा लगने लगा। जब हम कभी पहली बार चीज़ जो पहनते हैं तो फिर लगता है ना अटपटा सा, उसी तरह कृष्णा सोबती का भी ऐसा लग रहा होगा। और उनके चचेरे भाई ने उनका मजाक उड़ा दिया और कृष्णा सोबती उस बात को लेकर थोड़ी परेशान हो गई। आपको कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब कभी उतरा हुआ तो चेहरा खाली खाली लगने लगता था। जब भी मैं वो बोलती, मुझे फिर आदत होगी चश्मे पहनने की, जब मैं चश्मा उतारती तो मुझे ऐसे चेहरा लगता कि कुछ खाली है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। वो बोलती, हाँ अब क्या याद आ गया मुझे, अपना टोपा हिमाचल में पहनते हैं ना, याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों में वो बोल रही वो शिमला में
सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। क्या करती, पहले तो टोपा पहनती थी, लेकिन अब वो क्या करना चाहती हैं, क्या करती हैं, क्या उनको क्या अच्छा लगता है, सिर पर टोपी पहनना अच्छा लगता है। वो बोल रही मैंने बहुत सारी टोपियाँ जो हैं जमा करके रखी हैं। कहाँ, दुपट्टा का ओढ़ना, पहले तो मैं दुपट्टा ओढ़ कर ही रहती थी, अब आराम से मैं क्या पहन लेती हूँ, हिमाचली, अच्छी अच्छी हिमाचली टोपियाँ पहन लेती हूँ। ये थी हमारी कृष्णा सोबती का संस्मरण, जो आपने अच्छे से पढ़ा और आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। थैंक यू।